प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 24 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारा पाठ है मुगल साम्राज्य। अब इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित संकेतों के आधार पर मुगल बादशाह की पहचान कीजिए। प्यारे बच्चों, आपको कुछ संकेत दे रखे हैं। कौन कौन से संकेत हैं कि उस शासक का नाम बताइए जो 13 वर्ष की आयु में बादशाह बना था। कौन बना था? अकबर बना। सुलह कुल की स्थापना की। सुलह कुल अकबर की एक नीति थी, वो अकबर ने स्थापित की थी। बैरम खां मेरे संरक्षक थे, अर्थात अकबर के जो संरक्षक थे वो बैरम खां थे। तो आप इसको समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम अकबर की बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो राजा सम्राट अकबर हुआ है उसी के जो प्रमुख सैन्य अभियान हैं उन्हीं के बारे में समझेंगे, चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो 1556 से 70 के समय में अकबर ने अपने जो संरक्षक था अकबर का, बैरम खां था, और उसने घरेलू कर्मचारियों से वो जो है स्वतंत्र हो गया था। कब? 1556 और 70 के समय में। प्यारे बच्चों, जो अकबर था उसने सूरी और अन्य जो अफगान थे, अफगान शासक, और उनके जो निकटवर्ती मतलब पास के जो राज्य थे जैसे मालवा हुआ, गोंडवाना, और अपने सौतेले भाई, ठीक है ना, इसका जो सौतेला भाई था वो था मिर्जा हाकिम, और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए थे। अर्थात उसको अपने भाई से भी लड़ना पड़ा था। जो उसका भाई था मिर्जा हाकिम और उज्बेक थे, उनके विद्रोह को दबाने के लिए सूरी थे, अफगान थे, उनके जो निकटवर्ती राज्य थे मालवा, गोंडवाना, और अपने सौतेले भाई के विद्रोह को दबाने के लिए इसने सैनिक अभियान चलाए थे। किसने? सम्राट अकबर ने। फिर 1568 में सिसोदिया जो वंश था उसकी राजधानी थी चित्तौड़, और 1569 में रणथंभौर पर उसने कब्जा कर लिया था। किसने? अकबर ने, अर्थात अपने अधीन ये राज्य कर लिए थे। 1570 और 1585 के समय गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान होते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि मिर्जा हाकिम की जब मृत्यु हो जाती है, फिर इधर हम चलेंगे, यहां से इधर 1585 से 1605 के समय अकबर के साम्राज्य का विस्तार होता है, और उसने जो भारत का जो उत्तर पश्चिम भाग था वहां भी अपने अभियान चलाता है। फिर वो सफाविदों को हरा देता है। सफाविद जो शासक थे उस समय में, उनको हरा देता है और कंधार पर कब्जा कर लेता है, और कश्मीर को भी अपने साथ में ले लेता है, अर्थात वहाँ पर भी अकबर का कब्जा हो जाता है। अब जो मिर्जा हाकिम था, जो उसका सौतेला भाई था, उसकी मृत्यु के बाद काबिल को भी अपने राज्य में मिला लेता। भाई मर गया तो काबुल को भी अपने पास मिला लिया राज्य में। जो दक्कन के अभियान थे उनकी शुरुआत होती है। जो बरार, खानादेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी, ये उस समय के प्रदेश रहे हैं। बरार है, खानादेश है, अहमदनगर है, जो छोटे छोटे थे जहाँ के इनके अपने शासक थे, तो उनके कुछ हिस्सों को भी जो है अकबर ने अपने राज्य में मिला लिया सैनिक अभियानों के द्वारा। सबसे पहले हमने जाना कि 1556 से 70 के समय में, ठीक है, वो स्वतंत्र हुआ। फिर उसने जो अभियान चलाए सैनिक अभियान, किनके लिए? सूरी और अफगान शासकों के लिए। फिर 1568 में जो सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़ थी, और 1569 में रणथंभौर पर, अर्थात चित्तौड़ और रणथंभौर पर अकबर ने अधिकार कर लिया था। 70 से 85 के समय में गुजरात में सैनिक अभियान चलाए। फिर 85 से 1605 के समय में अकबर के साम्राज्य का उत्तर पश्चिम जो भाग था वहाँ भी विस्तार होता है। फिर सफाविदा को हरा देता है, जो सफाविद थे जिनका कंधार पर कब्जा था, और उन पे भी कब्जा कर लेता है। कश्मीर को भी जोड़ लेता है, और जब उसके सौतेले भाई की मृत्यु हो जाती है तब उसने जो है जो काबुल था उसको भी अपने राज्य में मिला लेता है अकबर। बरार, खानादेश और अहमदनगर के भी कुछ हिस्सों को अपने राज्य में मिला लेता है। अब प्यारे बच्चों, अकबर की कुछ नीति थी
प्रशासनिक नीति होती है जो राज्य चलाने के लिए अक्सर शासक लोग चलाते हैं प्रशासनिक नीति। कुछ धार्मिक नीतियाँ भी थी उसकी। तो सबसे पहले हम अकबर की प्रशासनिक नीति के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी नीति कैसी थी। जैसे प्रत्येक शासक जो है कुछ नीतियाँ ला करके आता अपने राज्य को चलाने के लिए। तो अबुल जो फजल था उसने पुस्तक रची थी जिसका नाम था अकबरनामा, और उसमें अकबर के जो शासन था कि वह किस प्रकार से शासन चलाता था, किस प्रकार की उसकी नीतियाँ थी, उन सब का वर्णन उसके अंदर था। तो उसका जो साम्राज्य था कई सूबों में बटा हुआ था। अकबर का जो साम्राज्य था, सूबे मतलब छोटे छोटे प्रांतों में। सूबों के जो शासक थे वो सूबेदार कहलाते थे। ठीक है ना भाई, जो उसका जो शासक बना दे, एक व्यक्ति हर जगह मौजूद नहीं हो सकता, इसलिए अपने जो राज्य था उसको अलग अलग सूबों में बांटा हुआ था और उनके कुछ अधिकारी नियुक्त कर दिए जिनको उन्होंने सूबेदार कहा, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी संभालते थे। भाई जनता को भी खुश रखना है, यार कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो वहाँ सैनिक नियंत्रण भी करना है, सैनिकों के द्वारा उसको बचाने का प्रयास भी करना है। तो ये दोनों जिम्मेदारी सूबेदार के पास होती थी। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता है। वित्तीय का मतलब जो पैसे का जो लेन देन करने वाला जो अधिकारी होता था, वित्तीय अधिकारी, सारा काम जो करता था पैसे से लेन देन से संबंधित, उसी को दीवान कहते थे। प्रशासन में कुछ अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी। बख्शी था सैनिक वेतन अधिकारी, मतलब कुछ सैनिक ऐसे होते थे जिनको वेतन पे रखा जाता था। ठीक है ना। एक सदर था जो धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री था। प्यारे बच्चों, जो वेतन पे सैनिक रखे जाते थे उनको कहते थे बख्शी। सदर ये कुछ धर्मार्थ जो कार्य करते थे, धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का जो मंत्री था, मतलब जो धर्म के काम से संबंधित जो बातें देखता था, उस मंत्री को कहते थे सदर। फौजदार जो सेना का नायक होता था वो फौजदार कहलाता था। कोतवाल जो है नगर का पुलिस अधिकारी होता, जैसे आजकल थानेदार है वैसे ही कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता था। तो ये तो थी उसकी प्रशासनिक नीतियाँ। आप पेपर की दृष्टि से इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, इसे अच्छी तरह से करें। और ये जो छोटे प्रश्नों में ये पूछा जा सकता है कि जो पैसे लेकर के सैनिक रखे जाते थे उनको कहते थे बख्शी, जो धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों का मंत्री था उनको सदर, फौजदार थे उनको सेना नायक, और जो कोतवाल था वो नगर का जो पुलिस अधिकारी होता था, जैसे आजकल थानेदार है वैसे ही। अब धार्मिक नीति क्या थी? अकबर ने प्यारे बच्चों सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किया था। सुलह ए कुल, इसमें क्या था कि ये सहिष्णुता पे आधारित नीति थी, और जो इसके जो मानने वाले लोग थे वो किसी के बीच में भी भेदभाव नहीं करते थे, सब समान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी से कोई भेदभाव नहीं मेरे भाई, सब बढ़िया तरीके से मस्ती से रहने की नीति। और इसका जो केंद्र बिंदु था नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो हर जगह लागू की जा सकती थी, और इस नीति में केवल सच्चाई न्याय और शांति पर ही बल दिया जाता था। सच्चाई पर कि हमेशा सच बोले, न्याय सबको न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय न हो, शांति अर्थात हर जगह शांति हो, कोई लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं होना चाहिए। ये नीति थी, इसी बात पर बल देती थी। अब प्यारे बच्चों, अब हमारे कुछ प्रश्न हैं। जैसे पहला तो आपका क्रियाकलाप है, ये हम आपको समझाएंगे। पहले हम प्रश्न समझ लेते हैं। अकबर की धार्मिक नीति की विशेषता बताइए। तो प्यारे बच्चों, आप इसके आंसर में लिखेंगे कि जो अकबर की धार्मिक नीति थी वो सहिष्णुता पर आधारित थी, और इसके अनुयायियों का ये मानना था कि वो आपस में किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, और इस नीति का एक मुख्य केंद्र बिंदु था, वो केवल था कि यह नीति सच्चाई न्याय और शांति पर ही बल देती थी। तो ये तो धार्मिक नीति की विशेषताएं हो गई, हम इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो गया। अब अकबर की जो प्रशासनिक नीति है उसमें हम लिख देंगे कि जो अकबर के प्रशासन की जानकारी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा से मिलती है। अब कौन कौन सी जानकारी मिलती है, उसकी विशेषताएं क्या थी? तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहली विशेषता ये थी कि साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था। ठीक है ना, पहली विशेषता। और सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे।
जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी संभालते थे। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। फिर दूसरा होगा, प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था, मतलब पैसे का लेन देन के लिए स्पेशल अधिकारी बना रखा था। तीसरी होगी, प्रशासन में अन्य सहायक अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी, सदर धार्मिक कार्यों का मंत्री, फौजदार सेना नायक, कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। तो प्यारे बच्चों, ये अकबर के शासन की विशेषताएं थी। अब हम ये कह रहे हैं कि एक क्रियाकलाप आपके लिए कि जो अकबर की पुस्तक है अकबरनामा, अबुल फजल ने जो पुस्तक रची अकबरनामा, उसमें जिल्दें दी गई हैं, 3 जिल्द हैं। उन जिल्दों के बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है। तो प्यारे बच्चों, वो 3 जिल्दें जो हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। अभी ये जो जानकारी है, अकबर का एक करीबी मित्र था, दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया था कि वो उसके शासनकाल का इतिहास लिखे, और यह अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। इसका शीर्षक है अकबरनामा। प्यारे बच्चों, अब हम जिल्दों के वर्णन पे आते हैं। तो पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। तो हमें लिखना है, प्रश्न हमारा उत्तर यहाँ से शुरू होगा कि अकबरनामा जो शीर्षक है, यह अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है, दूसरी जो जिल्द है, और तीसरी जिल्द जो है आईने अकबरी है, और इसी आईने अकबरी में ही अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। तो तीसरी जिल्द में ही सारा वर्णन मिलता है। अब प्यारे बच्चों, ये जो तीसरी जिल्द है, प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं, संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है कि विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। ये सबसे रोचक बात है कि वहाँ पर जो है हर चीज़ का एक विवरण होता था कि भाई फसलों का कितनी पैदावार रही, उसकी क्या कीमत, मजदूरी क्या चल रही उसमें, और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण, भाई इस साल कितना आया, कितना खर्च हुआ। ये सारी बातें जो हैं, ये जो 3 जिल्दें थीं, इनमें वर्णन मिलता था। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।